हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आंसर राइटिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है एमपीपीएससी मेंस के लिए। और इसमें मेरे द्वारा आंसर लिखने की तकनीक बताई जाएगी, एक प्रभावी तकनीक बताई जाएगी जिससे आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे और आपको मेंस में अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे और इससे आपका सिलेक्शन हो सकेगा। तो ये प्रोग्राम है। इसी प्रोग्राम के तहत जो है मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2 मार्क्स के आंसर हम कैसे लिखें। पिछले वीडियो में मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रभावी तरीके से लिखने के महत्वपूर्ण टिप्स मैंने बताए कि उनको कैसे हम प्रभावी तरीके से लिखेंगे, उसमें क्या सावधानियां हमें बरतनी, ये सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में बताई। अगर जिसने नहीं देखा है वो वीडियो तो जरूर देख ले। आज मैं उसी कड़ी में कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, 2 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर जो है मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में और उसका आदर्श आंसर क्या हो सकता है, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये है 2 मार्क्स के क्वेश्चन, आंसर राइटिंग की ये क्लास है। इसमें पहला मैंने ये क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, वो है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किस विद्वान का कथन है। देखिए, जो भी मैं क्वेश्चंस यहां पर लेके आया हूं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी क्वेश्चन दे दिया, कोई भी क्वेश्चन उठा लिया, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये किस विद्वान का कथन है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि अगर किसी विद्वान का नाम पूछा गया है, कोई कथन दिया है, उसमें नाम पूछा है कि किसका कथन है, तो उसमें आपको जो है पूरा सेंटेंस लिखना जरूरी नहीं होगा। आप क्या करेंगे, उस विचारक का केवल नाम लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे और ज्यादा उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उसमें कुछ और लिखना चाहें तो उस विचारक की पुस्तक का नाम लिख सकते हैं, अगर आपको आती है तो। नहीं तो आप केवल विचारक लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसको यहां पर उत्तर तो लिखा ही रहता है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, उत्तर में जो है आपको हेडिंग नहीं लिखना है, डायरेक्ट जो है आंसर स्टार्ट कर देना है। तो एक तरीका यह है कि इसमें हम सीधा लिख दें मैकाइवर पेज, मैकाइवर तथा पेज, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा ऐसा लिख सकते हैं इस कथन, यह कथन मैकाइवर तथा पेज का है, ये भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके हो सकते हैं। यह कथन मैकाइवर तथा पेज का है, ये, या केवल मैकाइवर तथा पेज लिख सकते हैं। दोनों चीजें चल सकते हैं, वैसे ये ज्यादा सही होगा। ठीक, क्लियर हो गया। ये पहला क्वेश्चन मैंने बताया सोशियोलॉजी का क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहां पर मैंने दिया हुआ है, भारत में संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ। इसमें मैंने डेट पूछी। हर तरह के 8 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। 8 क्वेश्चन अलग अलग तरह के हैं और 8 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट के हैं। इसमें सोशियोलॉजी के भी क्वेश्चन है, पॉलिटी के भी हैं, इकोनॉमी के हैं और उद्यमिता प्रबंध के भी हैं। ठीक है, और उनकी प्रकृति अलग अलग प्रकृति क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो, एक तरीका है कि इसमें केवल डेट आप लिख देंगे 31 अक्टूबर 1947, ये भी चल सकता है। ये पुनर्गठन का समय है, या संविधान सभा का पुनर्गठन इस समय हुआ, ऐसा भी लिख सकते हैं, या यही चल जाए। इसमें एक चीज आप और डाल सकते हैं, इस समय संविधान सभा की सदस्य संख्या, ये और हम अपनी तरफ से हम दे सकते हैं। ये फैक्ट कि पुनर्गठन हुआ तो सदस्य संख्या कम हो गई। और पुनर्गठन का क्यों किया गया, क्योंकि
पाकिस्तान अलग हो गया, तो पाकिस्तान अलग हुआ तो भारतीय संविधान सभा जो थी उसके कुछ सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए, इसलिए सदस्य संख्या घट करके 299 हो गई थी। इसके पहले 389 थी, 399 सॉरी 389 मेंबर थे टोटल संविधान सभा में। जब पुनर्गठन हुआ तो ये संख्या घट कर कितनी हो गई 299। तो ये हम जो है एक फैक्ट अपनी तरफ से डाल सकते हैं, बाकी ये तो आपको लिखना ही है, ऐसे कर सकते हैं। पुनर्गठन करके ये डेट डाल दी हमने, ईयर डाल दिया, और इस समय संविधान सभा की सदस्य संख्या 299, बस इसमें आपको 2 मार्क्स गारंटी से मिल जाएंगे, आपके 1 मार्क्स नहीं, आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया जो पॉलिटी से रिलेटेड है। इसके बाद मैंने ये क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को समझाइए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ इसको कहते हैं शॉर्ट में, एनएसओ करके भी क्वेश्चन आ सकता है, एनएसओ है ना। एनएसओ का जो है उसको समझाने की बात यहाँ पर कही गई है। तो इसकी जैसे मैंने भी बताया था कि कोई संगठन अगर पूछा जाता, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कोई संगठन आपको अगर पूछा गया है तो आपको सीधे हेडिंग दे करके उनको बता देना है ना। तो इसमें स्थापना बता देंगे आप, इसकी स्थापना 23 मई 2019 को हुई। यहां पर थोड़ा सा आपको लिखना जरूरी है, ये स्थापना सीएसओ के स्थान पर हुई, सीएसओ के स्थान पर, हिंदी में भी लिख सकते हैं सीएसओ, या पूरा नाम लिख दो तो सही रहेगा, पूरा नाम लिख देते हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के स्थान पर। केंद्रीय, पहले केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय था, फिर बाद में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो गया। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसको कहते हैं सीएसओ के स्थान पर, ऐसा हम यहां पर थोड़ा सा हिंट कर दें, है ना, के स्थान पर इसकी स्थापना हुई। फिर इसका मुख्यालय आपको लिखना है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली है, ये ठीक है। वैसे सीएसओ की स्थापना भी हम यहां पर लिख सकते हैं, ये 1950 में बना था, ये भी यहां पर हम लिख सकते हैं, तो और अच्छा आंसर प्रभावी हो जाएगा हमारा। 1950 में सीएसओ, नहीं सॉरी 1951 में है, गलत लिख दिया मैं, 1951 का समय इसका मैंने गलत लिख दिया है, 1951 में इसका गठन हुआ, 1951, ठीक है, ये हो गया नई दिल्ली। इसका औद्योगिक, इसकी जो शाखा है औद्योगिक शाखा, औद्योगिक शाखा है कोलकाता, तो ये भी आप लिख सकते हैं, या नहीं लिखना है तो भी चल जाएगा। औद्योगिक शाखा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, स्थापना मुख्यालय ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर इसका कार्य लिख दें, राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय आय का आकलन करके, आकलन करके उसके आंकड़े प्रकाशित करना, प्रकाशित करना। ये प्रति 3 महीने के अंतराल से आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, तो हम ब्रैकेट में प्रति 3 महीने में ऐसा भी लिख सकते हैं। यहां पर आगे प्रति 3 महीने में ऐसा कर सकते हैं, प्रति 3 महीने में ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ क्या है, इसको समझाइए, इसके बारे में बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये स्थापना हमने बता दी, मुख्यालय, औद्योगिक शाखा अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बाकी 3 चीजें आपको लिखना ही लिखना है, स्थापना, मुख्यालय और इसका कार्य, ठीक है। तो और यहां पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 1951 इसकी स्थापना, ये भी लिख देंगे तो आंसर अच्छा हो जाएगा, ताकि उसको पता चल जाएगा कि इसको जानकारी है। फिर आता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य बताइए। ये जो है इसका
चौथा क्वेश्चन है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन इकोनॉमी का है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत चर्चा में बनी हुई है। इसका क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है, तो आगे एमपीपीएससी मेंस में भी इसका क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए जो है मैंने ये मेंशन किया हुआ है। तो इसका मुख्य उद्देश्य आपको अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट हमें स्टार्ट कर देना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ, इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग जरूर हम लिख देंगे, प्रारंभ अपनी तरफ से है, ये नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, खैर लेकिन लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 15 फरवरी 2014 से इसको स्टार्ट किया गया मोदी जी द्वारा। हाँ 2024 का समय है, 2024 है ना, से इसको प्रारंभ किया गया मोदी जी द्वारा। फिर इसका मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। मुख्य उद्देश्य डायरेक्ट मुख्य उद्देश्य भी लिख सकते हैं और प्रारंभ भी हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं, मतलब प्रारंभ लिखना उतना जरूरी नहीं है, अगर लिख देंगे तो ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे मुख्य उद्देश्य ही मेन उसमें पूछा गया तो वही आपको लिखना। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उन्हें प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना। मुफ्त बिजली प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य। अब इतना आप लिख देते हैं तो आपको पूरे मिल जाएंगे। 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उन्हें प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है इस योजना का, जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आता है सृजनशीलता को परिभाषित कीजिए। सृजनशीलता क्या है? ये उद्यमिता प्रबंध का टॉपिक यहां मैंने लिया है। सृजनशीलता जो है ये नवाचार को व्यवहार में लाने की योग्यता है। नवाचार को व्यवहार में लाने की योग्यता है, जिसमें एक उद्यमी नई तकनीकों, नई पद्धतियों, किसी समस्या का समाधान करने के लिए नई विधियों को जन्म देता है। ठीक है, ऐसा हम इसका अर्थ लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है, कई बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है कि अगर मान लीजिए किसी का अर्थ पूछा गया, किसी की परिभाषा पूछी गई है, तो वो क्या करते हैं, वो किसी विचारक की परिभाषा लिख के आ जाते हैं। अगर विचारक की परिभाषा पूछी गई है तो आप लिखो, अब विचारक की परिभाषा पूछी ही नहीं गई है तो आप विचारक की परिभाषा क्यों लिख रहे हैं? आपको जो है अपने तरीके से उसको लिखना है। जैसे पिछली बार हर्षकोविट्स द्वारा दी गई संस्कृति की परिभाषा पूछी गई, तो हर्षकोविट्स की संस्कृति की परिभाषा लिखना है। अगर किसी विचारक का नाम नहीं लिखा हुआ है, केवल ये लिखा है कि इसका अर्थ लिखिए, इसको परिभाषित कीजिए, तो आप उसे अपने तरीके से परिभाषित करेंगे। ये खास बात ध्यान रखना है। ज्यादातर लोग जो है, जो टीचर है, टेस्ट सीरीज चलाते हैं, वो यही बोलते हैं कि आप विचारक की परिभाषा लिखो, जो गलत है, बिल्कुल भी गलत है। और ये बात मैं खुद नहीं कर रहा हूं, जो चेक करने वाले लोग, जो कॉपी चेक करते हैं, उनका कहना, ये भी बता दूं, क्योंकि मुझे पता है कैसे कौन चेक करता है, क्योंकि मैं कॉलेज से जुड़ा हुआ हूं। कॉलेज के बहुत सारे लोग जो है चेक करने जाते हैं कॉपी आयोग में, तो उनसे चर्चा होती है, उनसे बातचीत निरंतर होती है, कोई कैसे चेक, तो ये चीज ध्यान रखना है। हाँ, सृजनशीलता को परिभाषित कीजिए। सृजनशीलता नवाचार को व्यवहार में
व्यवहार में लाने की क्षमता या योग्यता है, जिसमें कोई उद्यमी नवीन तकनीकों पद्धतियों नवीन तकनीकों नवीन पद्धतियों तथा समस्या समाधान के लिए समस्या का समाधान करने के लिए नवीन विधियों को जन्म देता है, विधियों को जन्म देता है। ये तो ये है सृजनशीलता का मतलब। अब इसमें हम जो है इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये हो गया सृजनशील। इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट में भी कुछ डायग्राम भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो डायग्राम के जरिए भी प्रेजेंटेशन होता है। हालांकि इसमें स्पेस कम रहता है, अगर स्पेस आपके पास बचता है तो कुछ डायग्राम वगैरह भी वहां पर बन सकते हैं। तीन लाइन पूरी मिलती है, चौथी लाइन भी नीचे जो क्वेश्चन रहता है उसकी कभी कभी मिल जाती है। तो इस तरीके से हम अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। भारत में स्टार्टअप इंडिया कब प्रारंभ हुआ, देखो यहाँ पर डेट पूछी गई है ना। स्टार्टअप इंडिया कब प्रारंभ किया गया, तो स्टार्टअप इंडिया का प्रारंभ ऐसा हम लिख सकते हैं, स्टार्टअप, देखो डायरेक्ट डेट भी लिख सकते हैं या स्टार्टअप इंडिया का प्रारंभ, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ, ऐसा करके भी लिख सकते हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ यह है 16 जनवरी 2016 में जो है ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। और इसको हम ऐसे करके एक चीज और लिख सकते हैं, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भी जो है इसको मनाते हैं। तो यहां पर एक लाइन हम अलग से अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, ये राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है ना, ये 16 जनवरी, या अलग से लिख सकते हैं। अलग से लिख दें तो और अच्छा रहेगा। मैं यहां पर अलग से लिख रहा हूं, 16 जनवरी ऐसा करके लिख दो। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है ना। 16 जनवरी को ये स्टार्ट हुआ, इसलिए 16 जनवरी को हम यानी हमारी सरकार राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाती है। अब स्टार्टअप दिवस, स्टार्टअप क्या है ना, क्या होता है इसमें, वो आपको जो है यहाँ पर लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ वो डेट, ज्यादा से ज्यादा 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, बस ये हो गया। 7वां क्वेश्चन है, अधिकार के आधार पर, अधिकार ऐसे आएगा, अधिकार ऐसे इन्वर्ट कोमा में बंद करके आएगा, अधिकार के आधार पर परिवार के प्रकार बताइए। ये देखिए परिवार के प्रकार बहुत सारे हैं, अलग अलग आधार पर है ना। अधिकार के आधार पर इसके प्रकार हैं, अधिकार या सत्ता के आधार पर 2 प्रकार हैं। पहला है पितृसत्तात्मक और दूसरा है मातृसत्तात्मक। ये ठीक है, 2 प्रकार हैं। पितृसत्तात्मक मतलब सत्ता अधिकार किसके हाथ में होते हैं, पिता या पुरुष के हाथ में होते हैं, है ना। सत्ता या अधिकार है ना, इसमें एक ही चीज लिखना है। यहां पर ऑब्लिक वाला कोई चक्कर नहीं रहता है, या तो सत्ता लिखो या अधिकार लिखो। मैंने दोनों लिख दिए, लेकिन आपको दोनों ऐसे नहीं लिखना। आप या तो इसको लिखेंगे या इसको लिखेंगे, क्योंकि यहां पर ऑब्लिक वाला चक्कर नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि इसमें गागर में सागर भरने की कला सीखनी है। जिसने गागर में सागर भरने की कला सीख ली,
उसका सिलेक्शन पड़ता है। तो सत्ता या अधिकार पिता या पुरुष के हाथों में, ऐसा। यहां पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, हाथों में निहित होती है, होता है, वो नहीं, बस मातसत्तात्मक। यहां पर सत्ता या अधिकार माता स्त्री के हाथों में, ऐसे। ठीक, ये हो गया अधिकार के आधार पर वर्ग पर दो प्रकार के, प्रतिसत्तात्मक, मातसत्तात्मक। देखिए अब यहां पर कंफ्यूजन होता है बच्चों, उत्तराधिकार के आधार पर अलग है, अधिकार के आधार पर अलग है। उत्तराधिकार के आधार पर पितृमार्गी है, मातृमार्गी है ना, उभयमार्गी है, वो नहीं है। तो इसमें बच्चों का कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, इसलिए मैंने ये पूछा है, और इंपॉर्टेंट भी है। उत्तराधिकार के आधार पर भी पूछ सकता है, अधिकार के आधार पर भी पूछ सकता है, वंश के आधार पर भी पूछ सकता है। वंश मतलब मातृवंशी, पितृवंशी। निवास के आधार पर ज्यादा है आपके लिए, तो उसके पूछने की संभावना 7 मार्क्स में बन सकती है, निवास के आधार पर। यह है 8वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। एक समान नागरिक संहिता यूसीसी के संवैधानिक पहलू का उल्लेख कीजिए। अब देखिए ये अभी चर्चा में है, इसलिए मैंने इसको पूछा है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया जो चर्चा में बना हुआ है, तो उस क्वेश्चन के आंसर में हमें चर्चा में बने रहने का कारण जरूर लिखना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, उस कारण से वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका कारण तो आपको हल्का सा लिखना पड़ेगा, हिंट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें अब हमें 3 चीजें देखो लिखना है। एक तो एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख क्या है, कहां पर, संविधान में, संविधान में उल्लिखित, ऐसा लिख देंगे, संविधान में उल्लिखित। है ना, संविधान में उल्लिखित कहां पर है, भाग 4 और इसका अनुच्छेद है 44। एक पॉइंट ये हो गया। अब 44 में क्या कहा गया है वो आपको लिखना है। इस अनुच्छेद के अनुसार, इस अनुच्छेद के अनुसार हाँ, यहां पर पूरा सेंटेंस लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता लागू करना। ये है ना, तो ये हो गया, ये तो हो गया संवैधानिक पहलू। अब इसको किस वजह से पूछा गया है उसके लिए एक लाइन हमें लिखना है, लास्ट में तीसरी लाइन हो जाएगी। इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है कि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की व्यावहारिकता की जांच करने एवं उसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। उसमें अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति रंजना देसाई। बस, ज्यादा इसमें लिख सकते हैं गोवा, उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में यूसीसी को लागू करने के लिए रंजना देसाई, न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जो ये जांच करेगी कि यहाँ पर लागू ये हो सकती है कि नहीं हो सकती है व्यवस्था, है ना। तो इस तरह से आपको बताना, तो मैं शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूं। मध्य प्रदेश में यूसीसी, है ना, यहाँ पर शॉर्ट में हम लिख देंगे, हिंदी में भी लिख सकते हैं चाहे तो, इसको ऐसे हिंदी में लिख देंगे, मध्य प्रदेश में यूसीसी, क्योंकि यहाँ पर यूसीसी लिखा हुआ है, तो आप जो शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं ना। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की व्यावहारिकता
की जांच करने के लिए गठित समिति है ना। अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना देसाई, ये थोड़ा सा स्पेस कम था, यहां पर मैंने ऐसे लिखा है रंजना देसाई। तो ये है इस तरीके से करंट से जुड़ी हुई चीज जो जिसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका हिंट आपको जो है लास्ट में तीसरी लाइन में या लास्ट लाइन में करना जरूरी होगा, जिससे उसको समझ में आ जाएगा कि इसको इस चीज की समझ यानी इसको पता है। गोवा उत्तराखंड में लागू हो चुका है, गुजरात में भी जो है इन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, तो मध्य प्रदेश ने भी जो है रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनाई हुई है। तो ये 6 सदस्यीय कमेटी होगी और ये ड्राफ्ट तैयार करेगी कैसे यूसीसी लागू होगा और 6 महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। तो ये इस तरीके से यहां तक मैंने आज बताया है। इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वो उसमें मैं बताऊंगा कि 7 मार्कर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे डील करें, उनको कैसे लिखें जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल पाए। इसके बाद में हम 10 मार्क्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, गुड लक।